नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज भारत की बेहद कड़वी हकीकत और 10 साल की आंकड़ों में तस्वीर, किस तरह से इस मुल्क का सत्यानाश किया गया है वो आपके सामने होगी। जो आंकड़े आए हैं वो सीधे आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। सरकार ने कैंची लगा लगा के हिंदुस्तान के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीबों की जेबों को काटा है और अडानी अंबानी के खजाने बढ़े हैं। अडानी अंबानी मतलब दो आदमी नहीं, एक फिनोमिना, देश के पूंजीपति। उसमें टाटा भी हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे भरे हैं? भरे ऐसे हैं कि सरकार ने जो नीतियां बनाई 10 साल में, उसके नतीजे बहुत खतरनाक हैं। और वो जो तुलना है मैं आपको बताने वाला हूं। नतीजे ये कहते हैं कि इस देश के जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स का बोझ सरकार ने लगातार बढ़ाया और कॉरपोरेट को इससे फ़ायदा हुआ। ये बात आप जानते हैं, हम इसको पहले बोल चुके हैं। लेकिन जो आंकड़े आए हैं बहुत डराने वाले हैं। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज़ करके एक संस्था है, उसने टैक्सेशन पे सर्वे किया है और वो सर्वे कहता है कि 2014 में कॉरपोरेट का टैक्स में हिस्सा, हिंदुस्तान में जितना भी टैक्स आता था सरकार के पास, डायरेक्ट टैक्स, उसमें कॉरपोरेट 62% टैक्स देता था। यानी हिंदुस्तान की अमीर और बड़ी कंपनियां, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, हमारा बनाया हुआ, हमारा खर्चा किया हुआ पैसा भी उन्हीं के पास जा रहा है, तो इस देश के पैसे के मालिक तो वही हैं। और जैसे जैसे सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं तो कॉरपोरेट के पास ही तो जा रही हैं। देश की सरकारी कंपनियां, फैक्ट्रियाँ, वही मालिक हैं देश के। तो जो मालिक है वो ज़्यादा कमाएगा भी। तो 64%, वो 62% जो है कॉरपोरेट हिंदुस्तान का डायरेक्ट टैक्स कॉरपोरेट देता था। 10 साल में मोदी का चमत्कार ये है, तो जो 62% टैक्स था वो देता था कॉरपोरेट और 38% टैक्स देती थी आम जनता। ठीक है, यानी आम जनता, हम सब लोग जो इनकम टैक्स देते थे वो सिर्फ 38% होता था। 62% ये लोग देते थे जो पूरे देश का खून पी पी के पैसा बना रहे हैं। 2024 में मोदी जी के आने के बाद सिचुएशन उल्टी हो गई है। कैसी हो गई है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स हम और आप देते हैं वो 53% तक पहुंच गया है। ये सिर्फ इनकम टैक्स का आंकड़ा है। यानी जो 38% टैक्स हिंदुस्तान का आम आदमी देता था, अब वो हिंदुस्तान की सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स आ रहा है उसमें से 53% दे रहा है। 38% से 53%। और जो कॉरपोरेट टैक्स 62% होता था वो 10 साल में, 14 से 24 के बीच में 47% पे आ गया। यानी इन सब लोगों को टैक्स से माफ़ी मिल गई, टैक्स में इनको छूट मिल गई। सरकार ने खुले हाथ से इनको टैक्स दिया। अब हम जो अक्सर बात करते हैं गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, वो इसी वजह से हो गया कि जो अमीर थे, जो अरबों रुपए में खेल रहे थे, हज़ारों करोड़ में खेल रहे थे, उनके टैक्स आपने कम किए, उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हुई और आम जनता के ऊपर शिकंजा बढ़ाया और उसके कारण आम जनता की जेब से पैसे आपने निकालने शुरू कर दिए। और अब 53% तक टैक्स आम आदमी दे रहा है और कॉरपोरेट 47%। पहले आम आदमी केवल 38% टैक्स देता था, हिंदुस्तान की सरकार जो डायरेक्ट टैक्स था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सरकार ने जिस तरह से डंडा चलाया है। 2014 में केवल 3.5 करोड़ लोगों से ही टैक्स वसूला जाता था, जो डबल से ज़्यादा हो गया है। 2023 में ये 6.97 करोड़ हो गया। यानी 3.5 करोड़ जो था वो 6.97 करोड़ मतलब 7 करोड़ हो गया। 3 करोड़ से 7 करोड़ कैसे हो गई? ये संख्या टैक्स पे फॉर्म भरने वालों की सरकार की सख्ती और सख्त नीतियों के कारण हो गई। सरकार ने तमाम सारे ये किए, नगद नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, जीएसटी आपका आधार से जोड़ दिया, उससे जोड़ दिया। यानी इतनी तरह से किया कि जो आदमी थोड़ा सा 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, आजकल कुछ होते ही नहीं है, उतना भी कमा रहा है साल में टैक्सेबल इनकम, तो उसकी भी गर्दन कट रही है। हालत यह है कि टीडीएस के ज़रिए टैक्स जोड़ने वाले अलग हैं इसके अलावा। यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ 6.97 करोड़ हो गए हैं, ये वो लोग हैं जो टीडीएस से कटा हुआ टैक्स नहीं है। टीडीएस जानते हैं ना, जब आप किसी के पास जाएँ और कोई आपको चेक देता है और देख रहा है कि भाई टैक्स दे रहे हैं, तो उसको उतना टैक्स पहले काट लेना पड़ता है और वो टैक्स सरकार को देना पड़ता है, वो टैक्स अलग है। और टीडीएस वाले को अगर आप जोड़ दें तो ये 2014 में जो 5.38 करोड़ था वो 23 आते आते 9.92 करोड़ हो गया। यानी ये भी करीब डबल हो गया टीडीएस को जोड़ दें तो। क्या हो रहा है? सरल भाषा में ये आंकड़ा कहता है कि हम और आप
सरकार ने टैक्स में नाप दिया है हमको। अब हम लोगों का इनकम टैक्स सबको देना ही देना है, सबको देना है। धीरे धीरे करके सरकार ने सबको टैक्स में लपेट दिया, और इसलिए लपेट दिया, इसीलिए खाते खोले गए, इसीलिए आपको कहा गया आप कैश में भुगतान नहीं करोगे, सब तरफ से आपको लपेट दिया गया। तो क्या कॉरपोरेट का टैक्स, लोगों का ज़्यादा टैक्स किया है तो कॉरपोरेट उतना ही दे रहा है क्या? और लोगों का ज़्यादा टैक्स जानने से उसका प्रतिशत कम हो गया क्या? सरकार ने सकते कि ना। देश के लोगों की आमदनी का क्या हाल है वो आपको पता है, उसमें हम आएंगे, अभी वो भी आंकड़ा ले लेंगे। लेकिन हालत ये है कि 2014 में जो TDS कलेक्शन था वो 2.5 ट्रिलियन था, और 2024 में वो 6.5 ट्रिलियन हो गया। यानी आप सोचिए कि जो 2.5 ट्रिलियन था वो 6.5 ट्रिलियन हो गया TDS कलेक्शन। यानी पेमेंट करते समय जो पहले टैक्स काट लेते हैं वो भी दुगने से ज़्यादा हो गया। एडवांस टैक्स भी जो 2.9 ट्रिलियन हुआ करता था वो 12.8 ट्रिलियन हो गया, 4 गुना। यानी हर तरफ से टैक्स की मार, यहाँ से वहाँ से छील दिया पूरा पब्लिक को। अब पब्लिक को छीलने से क्या हुआ? आप कहोगे सरकार की आमदनी बढ़ गई, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा टैक्स ज़्यादा दे दिया देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, यही है ना अमृत भारत, तो मैंने दे दिया तो क्या हो गया? इसको हम समझेंगे इससे क्या हुआ। इससे हुआ ये, आपने टैक्स नहीं दिया, इस देश का नाश हुआ। कैसे हुआ? देखिए, जब तक इस देश के लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे तब तक ये देश नहीं चलेगा। 10 सालों में ऊपर ऊपर वाले बांट ले रहे हैं, मैंने उठाऊंगा पूरा जंगल तुमको दे दूंगा, तुम जंगल का कोयला निकाल के दूसरे आदमी उद्योगपति को दे दोगे, वो उद्योगपति कोयले से बिजली बना लेगा और बिजली बना के आपसे पैसे वसूल लेगा, पैसे वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन उस पैसे से जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए था, दूसरी चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई हैं। अलग अलग एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक काम, बड़ा गंदा काम हुआ, वो ये हुआ कि जो पैसा था हमारा, हमसे जो पैसा टैक्स के ज़रिए लिया जा रहा था, वो पैसा पूंजीपतियों के पास पहुँचा, उनका टैक्स भी कम किया गया। तो क्या हो गया कि जो गरीब था वो और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। तो अब जो सीन बना वो क्या बना? इन हरकतों से सीन ये बना कि भारत में टॉप 1% के पास जो कुल राष्ट्रीय संपत्ति है उसका 40% हो चुका है, लगभग 40%। 1% लोगों के पास देश भर की दौलत का 40%। 2014 में ये 33% था। यानी जो आप, ये नहीं है कि टैक्स लेके हमसे और उनको टैक्स कम लेके हुआ ये कि हमको टैक्स में सान दिया और वो सारा पैसा उनके पास पहुंच रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी का 40%, टोटल संपत्ति का 1% लोगों के पास में है। 99% लोग 60% में काम चला रहे हैं। पहले ये आंकड़ा क्या था? 33% का था। अब अगर आप इनको देखें, प्लस 7% अंकों का उछाल होने के साथ ही बॉटम 50% लोगों की हिस्सेदारी गिर गई, या नीचे के 50% जो लोग हैं उनकी देश की संपत्ति में उनका जो हक था वो गिर गया। यानी हमारी संपत्ति जा रही है धीरे धीरे करके, हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा, और खर्चा जो भी हम करते हैं वो कहाँ पहुँच रहा है? इन्हीं उद्योगपतियों के पास पहुँच रहा है। ऑक्सफैम और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट बताती हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा असमान देशों में है। मतलब गरीब अमीर की खाई हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये 2 रिपोर्ट कह रही हैं। अभी पिछले दिनों आपको देखा होगा, एक PIB ने प्रेस रिलीज जारी की थी भारत सरकार के, और भारत को कहा था कि मोस्ट इक्वल देश, और वर्ल्ड बैंक के हवाले से उसको लेकर मैं चौंका। मैंने आपको बताइए, याद होगा वीडियो बनाया था, मैंने कहा कि भैया ये कैसे हो सकता है? तो पता चला कि उन्होंने ये किया कि कंजम्पशन के अंदर उन्होंने बराबरी की, कि जो खपत है, यानी लोग जो सामान खरीदने पे खर्चा कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो गरीब और अमीर में बहुत कम अंतर है। खर्चा, दौलत पे कब्जा नहीं। असल तो जब किसके पास कितनी दौलत, ऐसी तो असमानता होगी। बोले नहीं जी, तू भी गोलगप्पे खा रहा है 10 रुपये के, मैं भी गोलगप्पे खा रहा हूँ 10 रुपये के, तो हम बराबर, भले हम करोड़पति हो या गरीब हों। ऐसे ऐसे लॉजिक लेके, और भारत की सरकार ने, PIB ने प्रेस रिलीज की, जो फैक्ट चेक करता है वो झूठ बोल रहा था। खैर, तो ये जो जानकारी है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है, और जो बताती है अब कॉरपोरेट के पास में पैसा कहाँ से
और कैसे बढ़ा। 2014 तक कॉरपोरेट टैक्स 30% था, ऊपर से सरचार्ज अलग से लगता था, यानी बड़े जो लोग थे उनसे टैक्स वसूलती थी मनमोहन सिंह की पूंजीवादी सरकार भी। 2019 में सरकार ने इसको 22% कर दिया, यानी जो 30% था उसको 22% कर दिया कॉरपोरेट टैक्स, सरचार्ज भी हटा दिया। और क्या किया, जो नई कंपनी आएगी उसको कह दिया तुम तो 15% ही देना बस। तो बड़े उद्योगपतियों से टैक्स लेना आपने कम कर दिया, तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, जनता का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, मेरी आपकी जेब कट रही है। अडानी अंबानी टाटे बिरले उनको छूट दी जा रही है। अब मैं इलेक्शन बॉन्ड ये वो कुछ भी अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लगा के नहीं बोलूँगा, वो अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है केजरीवाल क्या बोलता है, उसने क्या बोला भाषण में, बहुत सारी दूसरी चीज़ें। 2019 में सरकार ने जब उसको घटा दिया तो हालत ये हुई कि टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी कम हो गया कॉरपोरेट से। 2019-20 में 1,45,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नुकसान हुआ, 1,45,000 करोड़ रुपए का, यानी 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान सरकार ने उठाया। और वो टैक्स का बर्डन कहाँ डाला, मेरे जेब पे डाला, मेरे ऊपर डाला। और टैक्स बेस बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, सरकार की आमदनी बढ़ती जा रही है, जीएसटी से अलग कमा रही है, पूंजीपति को फायदा पहुंचा रही है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। जिसके नाम पे सरकार विकास करेगी, सरकार सड़कें बनाएगी, देखिए किस तरह से सब जगह बाढ़ आ रही है, सबको पता है। एक सड़क बनाते हैं, इतनी गंदी प्लानिंग होती है कि वो 10 साल के अंदर उस पर जाम लगने लगता है, फिर कहते हैं गाड़ियाँ लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। आपको नहीं पता आखिर 10 साल बाद लोग कितनी गाड़ियाँ खरीदेंगे। ये जो रेवेन्यू नुकसान है ये पर्सनल टैक्स के जरिए और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए जनता से वसूला गया। 17.5 बिलियन डॉलर, 1.45 ट्रिलियन रुपए, ये जो है माफ़ कीजिए 17.5 बिलियन डॉलर है और 1.45 ट्रिलियन रुपए है। इतना नुकसान जो है रेवेन्यू का हो गया और इसकी वसूली जनता से की गई। कॉरपोरेट टैक्स कुल डायरेक्ट टैक्स में जो 62% होता था 2014 में, वो 2024 में 47% रह गया। यानी सीधे सीधे सरकार ने जितना पैसा था, मोदी सरकार ने वो जनता की जेब काटी, जनता से पैसे लिए और उस पैसे को अमीरों को ट्रांसफ़र किया, जिसके कारण इस देश में गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। जो अमीर लोग 1% टॉप के लोग 33% दौलत के मालिक थे, वो 40% दौलत के मालिक हो गए। अब ये जो सिचुएशन है इसके अंदर आप कहोगे बेरोजगारी, डेफिनेटली अगर लोगों को रोज़गार मिला होता तो वो जो पैसा वहाँ गया है ऊपर वाला, वो पैसा थोड़ा नीचे आता। तो जो तथाकथित ट्रिकल डाउन थ्योरी है, ये हमको आपको लूटने और उल्लू बनाने का तरीका है। इससे कोई विकास नहीं होता, ऊपर से पैसा बिल्कुल नीचे नहीं आता, ऊपर वाले ही लूटते रह जाते हैं। कुल मिलाकर हालात जो हैं वो बहुत ख़तरनाक है। और ये हालात आपको मैं बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स तो सरकार ने 23 से 22% कर दिया, जनता पे भी बोझ बढ़ाया। अब हम इसमें शामिल करते हैं जीएसटी को। जीएसटी टैक्स जो है वो ऐसा टैक्स है जो धीरे धीरे करके सरकार ने हर आदमी के सर पर टैक्स डाल दिया। अब लोग कहते हैं मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं इनकम टैक्स, भाई तुम क्या दे रहे हो? तुम अपनी इनकम में से पूरी जो कमाई कर रहे हो उसमें से जितना खर्चा कर रहे हो उस पर टैक्स दे रहे हो, बाकी उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे और कमा रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। वो जो आदमी है वो बेचारा 50 रुपये रोज़ कमा के ला रहा है, 100 रुपये रोज़ कमा के ला रहा है, जो उसको मजदूरी मिल रही है, उसको पूरा खर्च कर रहा है, उस पूरे पैसे पे वो जीएसटी दे रहा है। आप सोचो, एक आदमी जो 100 रुपये रोज़ कमा रहा है वो उस पर 10 से 18% के बीच में सरकार को दे रहा है। और उन सारे लोगों का जो पैसा वहाँ से आया, लगान वसूली गई है जो कालिया और धोलिया के ज़रिए, वो पैसा उद्योगपतियों के पास जा रहा है। उद्योगपतियों ने क्या किया? उद्योगपति भारत में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। भारत में जब हम एफडीआई की बात करते हैं उसमें एक रिवर्स एफडीआई का फैक्टर भी होता है जो एफडीआई को कम कर रहा है। यानी विदेशी सीधा निवेश जो होता है हमारे यहाँ पे, हमारी कंपनियों में, उस निवेश की जो संख्या निकलती है उसमें उसको घटाया जाता है जो निवेश यहाँ के लोगों ने बाहर किया है। भारत के उद्योगपति जो बाहर पैसा लगा रहे हैं, अडानी ने, अंबानी ने, इन्होंने सिंगापुर में, दुबई में अपने
फॉरेन ऑफिस खोले हुए हैं, फैमिली ऑफिस, और वहाँ से पैसा जो है दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई जापान से पैसा उठा रहा है, कहीं लगा रहा है। कुल मिला के जो हमारे उद्योगपति हैं, इनकी अपनी निष्ठाएं इस देश में नहीं हैं। अगर होती तो अंबानी तेल बेच के देश को खतरे में नहीं डालता। आज मेरे ऊपर 50% टैरिफ लगा है, उसमें सबसे बड़ा और एकमात्र फैक्टर मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी के मुनाफे के लिए जो रूसी तेल आया, उस रूसी तेल के कारण ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया है। और सरकार ने, ठीक है भाई, अमेरिका के शिकंजे से हम बाहर निकल आए, ठीक है, थोड़ा कस सही, लेकिन उसके पीछे भी मुकेश अंबानी का मुनाफा जिम्मेदार है। सरकार ने मुकेश अंबानी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कपास के किसानों पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, कपास के ऊपर से टैक्स हटा दिया। अब विदेशी अमेरिकी कपास आएगी यहाँ पर, और यहाँ के किसान की कपास कम बिकेगी या नहीं बिकेगी। पहले ही आत्महत्या कर रहे थे किसान, अब उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। हमारे हीरा व्यापारी जो है, वो उनका जो हीरा जाता था उन पे कंप्रोमाइज़ किया। यहाँ पे रूस, ठीक है, हमारा पुराना साथी है, दूसरी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, अमेरिका को सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन आखिर में ये हुआ अंबानी के कारण ही है। ये रूस की दोस्ती नहीं, अंबानी के मुनाफे के चक्कर में हमने उनसे खरीदा, क्योंकि हम रूस से पेट्रोल तेल खरीदते तो मुझे देते ना भाई, मेरे पास तो मुझे तो पेट्रोल डीजल उतना ही दाम में मिल रहा है, वो 20% उसमें वो और मिला दिया, गडकरी टैक्स, कौन सा तेल है वो, एथेनॉल, और वहाँ बेच रहे हैं प्योर, यहाँ मिला के दे रहे हैं पूरे दाम में। 1 रुपया कम नहीं हुआ, इतना रूसी तेल आया। तो इस पूरी चीज़ों के कारण हमारे देश में बुरा हाल हो गया है। टीडीएस के कारण और जीएसटी के कारण जनता पर बहुत तेज़ी से बोझ बढ़ा, मिडिल क्लास और गरीब आदमी उसकी चपेट में आ गया। कॉरपोरेट सेक्टर में परमानेंट नौकरियां कम हुई हैं। आप सोचिए, जब पूंजीपतियों को इतना पैसा मिल रहा है और वो अगर इन्वेस्ट कर रहे होते, उन पे टैक्स भी कम लगा रही है सरकार, उनको सस्ती ज़मीनें भी दे रही है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखा होगा आपने, जज साहब चौंक गए, पूरा जिला का जिला दे दोगे तुम उनको। इस तरह से दोनों हाथों से बांटा जा रहा है इस देश के संसाधनों को, इस देश को, और वो जो बांटा जा रहा है उसको बांटने के बावजूद वो लोग उससे धंधा ही नहीं कर रहे हैं। अगर धंधा करें, इन्वेस्ट करें तो रोजगार विकसित हो ना, रोजगार पैदा हो ही नहीं रहे हैं। और हालत यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गिग इकोनॉमी, भैया स्कूटर लेके आ गया किराए का, दिन भर में बेचारा वो 10 लोगों के घर पे सामान पहुंचा रहा है, उससे उसका पेट भर रहा है, किसी के यहाँ खाना पहुंचा रहा है, कहीं राशन पहुंचा रहा है, यानी परमानेंट नौकरियां नहीं हैं। धन का प्रभाव लगातार ऊपर जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी रिपोर्ट क्या कहती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट कहती है कि टॉप 1% की वेल्थ 22-23 में जो उसकी इनकम थी टॉप 1% की, वो 22.5% से ज़्यादा थी, और जो कम संपत्ति के मालिक थे वो 40% से ज़्यादा संपत्ति के मालिक थे। और ये जो असमानता है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इतनी असमानता नहीं थी, इतनी इनइक्वालिटी नहीं थी। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा इनइक्वल देश है। रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया में ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से भी ज़्यादा असमानता वाला देश बन गया है। अमेरिका को माना जाता है कि वो राजधानी है दुनिया में असमानता की, क्योंकि वो पूंजीवाद का वहीं से उद्गम है। मीडियन इनकम जो थी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस का एक रिपोर्ट है, PLFS पे आधारित है। ये कहती है कि जो मीडियन इनकम है वो 2018 तक 17-18 में 1,02,000 रुपये थी, जो 5.92% बढ़ी 2024 आते आते। ये है टॉप 1% की जो इनकम है वो करीब 7% बढ़ी। जो मध्यम आय वाले लोग हैं उनकी आय बढ़ी, मैं सिर्फ परसेंटेज में रहता हूँ, वो 5.92% बढ़ी। लेकिन जो टॉप के 1% लोग हैं उनकी 6.99% बढ़ी। यानी ऊपर वाले लोग हैं उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। जब उनकी आमदनी बढ़ रही है, वो ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उनके ऊपर तुम टैक्स कम कर रहे हो। कैसे लोग से पाला पड़ गया हमारे देश का। हालत यह है कि जो टॉप 10% हैं उनकी भी ग्रोथ जो है वो 4.2% है। बॉटम 50% की जो इनकम ग्रोथ है 5.92% है।
और बॉटम 10% की जो है वो 3.35% है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नीचे वाले बॉटम की तो 3.35% है जो ग्रोथ हुई है का 17-18 से 22-23 के बीच में, 23-24 के बीच में। अब ये आंकड़ा अगर 14 से लगाओगे तो बेहोश हो जाएगा आदमी। ये 17 से 23 के बीच का आंकड़ा है। तो ये बताता है कि लगातार असमानता बढ़ रही है और ये हालत बहुत बेकार है। अभी जो एक जीनी कोएफिशिएंट है उसकी रिपोर्ट है जो SBI और वर्ल्ड बैंक के डाटा के आधारित है। वो कह रही है 2014-15 में असमानता हायर लेवल पे है 0.47। ये कह रही है कि कुछ सुधार हुआ है लेकिन बहुत नहीं हुआ है। लेकिन सुधार कहाँ भाई, जब इतनी इनइक्वालिटी है तो। अब आ जाओ मिडिल क्लास पे, मैं और आप, हमारी जेब कैसे कट रही है इससे अंदाज़ा लगाइए। एक रिपोर्ट है अल जजीरा WID का डेटा है ये कहता है कि मिडिल 40% लोग जो हैं उनका इनकम शेयर, यानी भारत में कुल आमदनी है जो हम लोग कमाते हैं, वो 1980 में 45% कमाई मिडिल क्लास की होती थी। अब 27% कमाई, ये लगभग ही है, 27% कमाई मिडिल क्लास की हो रही है। यानी पहले मिडिल क्लास इस देश में 45% पैसा मिडिल क्लास कमाता था, अब केवल 27% पैसा मिडिल क्लास कमा रहा है। और जो नीचे के लोग हैं, लोअर क्लास, वो पहले 23% पैसा कमाते थे, हिंदुस्तान की कुल आय का 23% उनके पास जाता था, अब उनके पास 15% ही जा रहा है। यानी मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों की चटनी बनाई जा रही है लगातार। तो ये जो टैक्स बढ़ रहा है ये अलग से मार रहा है। इनकम हमारे पास है नहीं, इनकम भी उनकी है जिनको टैक्स में छूट दे रहे हो, सब कुछ उनके पक्ष में है। और इसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के इस पूरे वीडियो का एकमात्र निचोड़ ये है कि हमने अपनी खोपड़ी पे उन पूंजीपतियों के एजेंटों को बिठा लिया है जो हमारा ही खून पी रहे हैं, हमारे सर पे हमारे लोग हमारे वोट से चुन के जा रहे हैं, हमारा खून बहा रहे हैं, हमारी खाल छील रहे हैं और उससे पूंजीपतियों का धन घर भर रहे हैं। हम सब लोग इमोशनल मुद्दों में, आर्थिक मुद्दों को छोड़ के घुसे रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, जहाँ पे हम लुट रहे हैं, हमारा इलाज जो है वो हमारे काबू से बाहर हो गया। ये तो इनकम की बातें, वेल्थ की बातें हैं। अभी खर्चों की बातें आएंगी तो और भी बुरा हाल है। टैक्स का तो बता ही दिया कितना ज़्यादा है, इसके अलावा टैक्स का बाप लग रहा है। आप ज़रा एक बार बीमार होकर देख लो, छोटी छोटी चीज़ों पे लाखों लाखों लग रहे हैं। बच्चा पढ़ा के देख लो, गरे से गरे स्कूल में भी 10-12 हज़ार रुपये महीने ले रहे हैं। वो अलग है, वो मार भी मिडिल क्लास पे ही है। हर तरफ से ये जो सिचुएशन है वही है। अब इसके बाद लोग एक बहस कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग, भाई मोदी जी के लिए भाषा सम्मानजनक होनी चाहिए। भाई क्या सम्मान दे दें बताइए आप। इस देश का जो मेजॉरिटी आदमी है, जो जैसी भाषा बोलता है इस देश का 80% आदमी, वो भाषा क्यों नहीं बोली जानी चाहिए। हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग जो आप जनाब की भाषा बोलते हैं, हम सब एक दूसरे को आप जनाब करते रहें और खून पी जाओ जनता का, और जनता गाली देना चाहती है तो गाली भी हम ना दें। भाई तुम उनके नेता तो गाली दो, भाई वो गाली देते हैं। मैं भाषा की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब लोकतंत्र की बात आती है तो जो इस देश के गरीब गुरबों का प्रतिनिधि है उसकी भाषा शैली सब कुछ गरीब गुरबों वाली होनी चाहिए। इसीलिए मुझे हमेशा लालू यादव हों, फूलन देवी हों, रामविलास पासवान हों, इस तरह के जो नेता हैं, जो भी हैं, उनके मन में कभी ये रहता है कि कम से कम ये इस देश की जनता के लोग हैं, जैसी जनता है वैसे लोग हैं। वरना हम सब बड़े बड़े लोग, एलिट लोग, इंग्लिश स्पीकिंग 18 डिग्री वाले, धोती एकदम संभाल के चलने वाले, कलफ लगा कुर्ता पहनने वाले आपस में ही बन जाते हैं, उनकी तरफ से बैठ जाते संसद में जाके और उनके बारे में नीति बनाते हैं। आपको उनके बारे में कद्दू पता ही नहीं है। आपको ना तो उनका छप्पर पता, ना आपको उनके गांव पता, ना उनकी तकलीफ़ें पता, ना उनकी गरीबी पता। दिल्ली में ही रह जा रहे हो सालों साल से, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप यहीं बैठे हुए हो, गरीब अजीबो गरीब बातें कर रहे हो। वही पूंजीपति और वही दिल्ली के रैकेटियर, वही दलाल सब लोग मिलके आपको गवर्न कर रहे हैं, और आप एक दूसरे के प्रति भाषा में भी बड़े संयत हो, बहुत प्यार से मिलते हो, गले भी मिलते हो, और संसद के बाहर निकलते दोस्ताना निभाते हो। और जिस आदमी के लिए आप चुन के आ रहे हो, जिसके नाम पे आ रहे हो,
वो वहाँ बैठा हुआ है, तो सत्कार कभी कभी उसकी भाषा में भी होना चाहिए, क्योंकि उसका भी खून पिया जा रहा है। इसमें जीएसटी वाले जो आंकड़े थे मैंने आपको जो अलग से प्रोग्राम में दिए तो उनको शामिल नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके देश के बारे में पता चला होगा, आपको ये भी पता चला होगा मैं और आप बहुत बढ़िया तरीके से, हमको अंगूठा ठोकने का काम दे दिया गया है। हम लोग अलग अलग मुद्दों पे लड़ते भिड़ते रहते हैं, जिसमें भिड़ाते रहते हैं भाषा कैसे हो, शैली कैसी हो, फलां कैसा हो, ये कैसा हो, वो कैसा हो, और हमारे साथ ये कर रहे हैं। जब मेरी तुम इनकम छीन लोगे, मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो वो मुझे महंगी मिलेगी, तो तुम कैसे मेरी सरकार हो। नमस्कार, जय हिंद।